ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज जिस विषय को हम अध्ययन करेंगे वो है इंटरस्टेट काउंसिल्स या अंतर्राज्य परिषद। जब भारत में स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सभी स्वाधीनता संग्रामियों की ये मानना था कि भारत और पूरा भारत जो भौगोलिक क्षेत्र है वो एक है और उनमें किसी क्षेत्र के आधार पर, प्रांत के आधार पर बहुत ज़्यादा कोई समस्या आ नहीं सकता। उस समय की ये समझ थी, उस समय का ये फीलिंग था और इसी आधार पे B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि इंडिया एंड इट्स स्टेट्स आर one integral whole and its people are a single people living under a single imperium derived from a single source। वो भारत को एक अखंड समग्र करके देखते थे और सिर्फ वही नहीं, सभी स्वाधीनता संग्रामी उस समय इसी सेंटिमेंट से, इसी फीलिंग से प्रेरित थे। पर भारत के विभाजन और उसके बाद की जो राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ कुछ बातों को इस तरह से ले आया कि केंद्र राज्य संबंध उस तरह से नहीं रह पाया जिस तरह से इन लोगों ने सोचा था और इसी कारण कुछ इस तरह की संस्थाओं की ज़रूरत महसूस हुई और ये संविधानकर्ताओं को तभी इसकी एहसास था कि ऐसे कुछ संस्थाएं, ऐसे कुछ संगठनों की ज़रूरत होगी जो समन्वय कर पाएँ राज्य केंद्र के बीच में, राज्य के बीच में। आर्टिकल 263 अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का है वो राष्ट्रपति को कुछ मुद्दों पर जांच, चर्चा और सलाह देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के बारे में शक्ति प्रदान करता है। ये परिषद का जो सोच था उसके बारे में वो माना जाता था कि ये राज्य के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसको ये समाधान करने में सहायक होगा। अगर राज्य संघ के बीच में या अनेक राज्य और संघ के बीच में भी किसी तरह से उनकी हितों में कोई इस तरह का असमन्वयता आए तो उसमें भी समन्वय करने की ज़रूरत हो तो ये अंतर्राज्य परिषद ये करे। और लोकहित की किसी भी विषय पर सिफारिश करना हो, उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, तो इसमें इस तरह की परिषद की ज़रूरत महसूस हुई। और इसी कारण जो हमारे संविधान का 263वां अनुच्छेद है वहाँ उसमें इंटरस्टेट काउंसिल स्थापना करने के बारे में एक प्रावधान दी गई है। सरकारिया कमीशन से पहले जितने कमीशंस आए उनमें ये बात, ये आवाज़ बार बार उठी थी कि इंटरस्टेट काउंसिल क्यों नहीं स्थापना किया जा रहा है, जबकि ये प्रावधान है। सरकारिया कमीशन जो कि 1988 में अपना रिपोर्ट दी, उन्होंने इस बारे में बहुत ही सख्त तरीके से अपनी सिफारिश की कि एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल, एक स्थायी इंटरस्टेट अंतर्राज्य परिषद की जिसका नाम आप इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल, अंतर सरकार परिषद कह सकते हैं, वो स्थापना होना चाहिए। और ये जो सरकारिया कमीशन के अनुसार ये IGC या इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल जो है इसको वो सारे दायित्व देने चाहिए जो 267वां अनुच्छेद में दिया गया है। तो इस तरह से सरकारिया कमीशन की जो अपनी बात थी, जो सिफारिश थी, इसके आधार पे 28 मई 1990 28 मई 1990 को
एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से अंतर्राज्यीय परिषद या इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना की गई भारत में। पर सरकारिया कमीशन इसको एक परमानेंट बॉडी के रूप में चाहता था। ये आज के समय तक में एक परमानेंट बॉडी नहीं, नॉन परमानेंट बॉडी, एक अस्थायी संवैधानिक इकाई के रूप में हमें मिलता है। इसकी जो कंपोजिशन है, ये प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष हैं और चीफ मिनिस्टर सारी राज्यों के इसके मेंबर्स हैं। इसके साथ जो यूनियन टेरिटोरी जैसे दिल्ली है उसकी जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और यूनियन टेरिटोरीज जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है उनकी भी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है, वो सब इसके मेंबर्स हैं। इसके साथ 6 मिनिस्टर जो कैबिनेट रैंक के हैं, केंद्र के मंत्रिपरिषद में काम करते हैं। इस तरह की 6 मंत्रियों को प्रधानमंत्री मनोनीत करेंगे मेंबर बनने के लिए इस परिषद में। इस तरह का इसमें प्रावधान है। आज तक में 1990 में ये स्थापना होने के बाद आज 2020 तक में 11 इसकी मीटिंग्स हो चुके हैं। इसकी पहली मीटिंग में ये सब बातें, ये सब मुद्दों को डिस्कस किया गया, जैसे कि सरकारी कमीशन के बारे में डिस्कशन किया गया, इंटरस्टेट कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर क्या टैक्सेस होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन किया गया। राज्य केंद्र और राज्य केंद्र की कुछ मंत्रियां जो मनोनीत मंत्रियां सब बैठे और स्पेशल कोर्ट्स बनाने के बारे में बात किया गया, जिससे नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को किसी तरह से उसके ऊपर रोक लगाया जाए। दूसरी मीटिंग में भी इसी तरह से 1996 में, ये आप ध्यान में रखिए, 1990 में प्रथम मीटिंग होता है, 1996 में द्वितीय मीटिंग होती है और इसमें 179 रिकमेंडेशंस जो सरकारी कमीशन उसके ऊपर बातचीत की गई। बहुत सारी और भी मुद्दे उठे। उसके साथ एक हाई लेवल कमिटी बनाने के बारे में बात हुई और उसको अपॉइंटमेंट करने की बात हुई। ये हाई लेवल कमिटी जो है, ये एक स्टैंडिंग कमिटी करके, एक स्थायी कमिटी करके इसको बनाया गया और ये स्टैंडिंग कमिटी जो है मुख्य रूप से यूनियन होम मिनिस्टर को अध्यक्ष बना दिया गया और 5 यूनियन मिनिस्टर्स जो कैबिनेट रैंक के हैं और 9 चीफ मिनिस्टर्स को स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स के मेंबर बना दिया गया। ये किया गया अध्यक्ष द्वारा, जो इंटरस्टेट काउंसिल के अध्यक्ष है कौन, प्रधानमंत्री, उनके द्वारा। तो प्रधानमंत्री ने ये हाई लेवल कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन की और इसमें अपॉइंटमेंट कर दिया, जैसे कि इसमें चाह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। पर इसके बाद जो हुआ कि ये यूनियन होम मिनिस्ट्री की ये पूरा अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये होम मिनिस्ट्री के एक छोटा सा पार्ट के जैसा काम करने लगा। तृतीय मीटिंग 1997 में हुआ और इसमें कुछ बातें की गई जो सरकारी कमीशन और दूसरे कमीशन ने बात किया, जैसे डिवोल्यूशन ऑफ शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस टू स्टेट्स, उस बारे में डिस्कशन किया गया। अमेंडमेंट 356 में क्या होना चाहिए इसके बारे में भी बात रखी गई। चतुर्थ मीटिंग फिर से 1997 में ही हुआ और इसमें सरकारी कमीशन की विभिन्न प्रावधानों को फिर से पढ़ा गया, डिस्कशन किया गया, जैसे इंटरस्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, रोल ऑफ गवर्नर, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग, फॉरेस्ट, इसके ऊपर बातचीत किया गया। 1999 में इसकी 5वां मीटिंग हुई। 5वां मीटिंग में सरकारी कमीशन की जो रिपोर्ट थी इमरजेंसी प्रोविजन, इसके ऊपर राज्य और केंद्र के बीच में डिस्कशन किया गया और इसके साथ इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग उस समय की जो थी उसके ऊपर भी खूब चर्चा की गई। 6ठा मीटिंग में भी सरकारी कमीशन की विभिन्न
प्रावधानों के ऊपर जो उन्होंने जिस मुद्दों को उठाया था, इम्पोर्टेंट माना था, उसके ऊपर बात की गई, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, रिजर्वेशन ऑफ बिल्स बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट, financial relations, industries, agriculture, food, civil supplies, trade, commerce and intercourse within the territory of India, इस बारे में बात की गई। उसके साथ एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो मूवमेंट होगी उसके ऊपर कैसे रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे कम किया जाए पूरा भारत भर में एक फ्री मूवमेंट की तरफ, इस बारे में भी चर्चा की गई। और गवर्नेंस की पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स का क्या रूपरेख होना चाहिए, इसके बारे में भी बात की। 7th मीटिंग 2001 में होता है, उसमें फिर से सरकारी कमीशन रिपोर्ट की विभिन्न मुद्दों को फिर से चर्चा की जाती है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस, रोल ऑफ गवर्नेंस, ऑल इंडिया सर्विसेज, इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल, जो उन्होंने बोला था कि इंटरस्टेट काउंसिल होके नहीं रहना चाहिए, एक IGC इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल होना चाहिए। उसके अलावा माइंस, मिनरल्स, मास मीडिया इत्यादि बात हुई, पर कुछ खास इसका नतीजा निकलता हुआ हमें दिखता नहीं है। 2003 में फिर से मीटिंग हुई। आप ये ध्यान में रखिए कि 2001 के बाद फिर 2003 में 2 साल बाद मीटिंग होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के ऊपर डिस्कशन होता है, राज्य अपनी बात रखते हैं, पर उसमें कुछ हम संविधान संशोधन होते हुए देखते हैं, ना कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आते हुए देखते हैं। गुड गवर्नेंस के बारे में यहाँ पे बात ज़रूर होती है और केंद्र की तरफ से बात होती है। 9th मीटिंग जो थी 2005 में 2 साल बाद फिर होता है। इससे पहले की मीटिंग जो है आप याद करिए, ये 2003 में हुई थी, फिर 2005 में 2 साल बाद मीटिंग होती है। और यहाँ फिर वो केंद्र अपना गुड गवर्नेंस का जो एक्शन प्लान है उसके बारे में बात करता है। एक इशू जो बीच में विभिन्न कमीशन के माध्यम से आया था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके कुछ करना चाहिए, ये पूरा देश भर का एक प्लान बनना चाहिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस के ऊपर। किस तरह से कुछ राज्यों में बहुत पीरियोडिकली रेगुलरली आता है, जैसे उड़ीसा हुआ, साउथ के स्टेट्स हुए, वहाँ पे साइक्लोन का आना, क्योंकि ये समुद्री राज्य हैं, तो इस बारे में बात हुई। 10वां मीटिंग जो थी वो 2006 में हुई और इसमें जो मुख्य मुद्दा का विषय रहा वो अट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द SC/ST प्रिवेंशन अट्रोसिटीज एक्ट 1989, इसके ऊपर मुख्य रूप से चर्चा हुई। 11th मीटिंग 2006 के बाद, आप देखिए 2006 के बाद जो 11वीं और लास्ट मीटिंग है वो 2016 में हुई, जब नया सरकार बीजेपी सरकार जो अभी का है वो सरकार जब आई। और ये इनकी जो मीटिंग में, ये जो नई सरकार की मीटिंग में जो बहुत उम्मीद के साथ ही मीटिंग की गई, अटेंड की गई। और इसमें पूंछी कमीशन की सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर कल जिसमें हमने बात किया था उस बारे में डिस्कशंस हुआ। आधार गुड गवर्नेंस की तहत आधार के बारे में डिस्कशन हुआ। स्कूल एजुकेशन और इंसेंटिव देने के बारे में बात हुई कि एजुकेशन लर्निंग आउटकम्स के इंसेंटिव्स दी जाए स्टूडेंट्स को अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, टीचर्स को अच्छा परफॉर्मेंस के लिए। उसके साथ इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी बात की गई कि टेररिज्म को कैसे कम्बैट किया जाए, इंसर्जेंसी को कैसे काउंटर किया जाए, पुलिस रिफॉर्म्स कैसे लाया जाए, पुलिस मॉडर्नाइजेशन किस तरह से लाया जाए, इस बारे में बात हुई। इसमें ऐसा लगता है, अगर हम विश्लेषण करने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि मीटिंग्स जितनी हुई हैं वो काफ़ी नहीं हैं। इतने साल में 2090 में ये स्थापित होता है और आज 2020 है, 1990 में होता है और आज 2020 है। इतने सालों में ये 30 साल में ये सब 11 मीटिंग्स करती हैं। जब ये
263वां अनुच्छेद में इसके बारे में था और प्रावधान था, और ये बनने में ही 40 साल से ऊपर लग गया, और बनने के बाद 30 साल के बीच में सिर्फ 11 मीटिंग्स, और वो 11 मीटिंग में जो बात होती है वो मुद्दे जो चर्चा होती है, चर्चा को इम्प्लीमेंटेशन कुछ खास होता नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो समझ में नहीं आता कि ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है, ISC जो है, ये क्या सही माने में एक पॉलिटिकल विल के आधार पे बना है या सिर्फ लिपापोती का मामला है। 2016 में जब मोदी जी मीटिंग बुलाए थे और उसके बाद 4 साल में मीटिंग होता हुआ नहीं दिखा है, तो 2016 में उन्होंने जब मीटिंग बुलाया था तो ये 10 साल के बाद, अंतराल के बाद ये मीटिंग हुई थी। 2006 के बाद मीटिंग हुई ही नहीं थी, UPA सरकार ने नहीं किया था। तो ये जो जिस तरह से डिस्कशंस होती हैं 2016 में चीफ मिनिस्टर की तरफ से जो बात आती है, अगर उसको देखा जाए, मैं देख रही थी, पढ़ रही थी, और ये अवेलेबल है आपको ISC की जो इंटर स्टेट काउंसिल की आप वेबसाइट देखेंगे तो इसमें ऐसा लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपनी मुद्दों को, अपनी कंसर्न्स को पूरा रखा है अलग अलग मुद्दों के ऊपर, जिसमें गवर्नर्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जो संवैधानिक तरीके से नहीं हो रहा है, उससे लेके विभिन्न चीफ मिनिस्टर्स ने रखा है, उससे लेके स्टेट लिस्ट से जो कॉन्करेंट लिस्ट को शिफ्ट ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, इसके ऊपर अपनी चिंता जताई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंटर स्टेट काउंसिल के पास काम तो बहुत है। मुख्यमंत्रियों जब इतने मुद्दों को लेकर आते हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे अभी भी हैं, तो उसको ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका यूज़ हमें और अच्छे तरीके से करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये होगा कैसे? एक जो लगता है कि इस तरह से हो सकता है कि प्रॉपर पोजीशन पेपर्स होने चाहिए। सारे जितने मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी, सारे चीफ मिनिस्टर्स अपने अपने तरीके से अपनी पोजीशन पेपर्स की वो क्या चाहते हैं टू द पॉइंट इसके ऊपर लिख के लाना चाहिए, और जिसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। खाली ब्रॉड डिस्कशन नहीं होना चाहिए। सरकारी कमीशन की ये थी, पुंछी कमीशन की ये थी, उससे ज़्यादा आगे स्पेसिफिक चीज़ों पे होनी चाहिए। डेडलाइंस सेट करनी चाहिए कि कब तक इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, और जो कंसल्टेशंस होनी चाहिए वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में देखना चाहिए। काउंसिल जो है वो हालांकि ऐसा बनाया गया है कि उसमें चीफ मिनिस्टर्स भी रहें, पर इसकी जो अप्रोच है वो एक टॉप डाउन अप्रोच है। प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, वो केंद्र का वहाँ पे भी एक बड़ा भाई का रोल होता है, और वहाँ पे एक इक्वलिटी का प्लेटफॉर्म नहीं है, वो ऐसा लगता है जब डिस्कशंस होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे अगर एक ऑब्जर्वर की रोल ले लें और चीफ मिनिस्टर्स को पूरा अपना दे दें कि ये चीफ मिनिस्टर लेड एक स्टेट्स लेड फोरम हो जाए, और वहाँ डिबेट डिस्कशन स्टेट्स के बीच में हो, प्राइम मिनिस्टर उसको ऑब्जर्वर होके देखें, थोड़ा साइड हो जाए केंद्र, तो वो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकता है अगर ये टॉप डाउन अप्रोच को, ये इक्वल अप्रोच विद द प्राइम मिनिस्टर, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, जो कि बहुत बड़ा पोजीशन है, वो ऑब्जर्वर होके साइड में रह जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ये इसको एक बेटर प्लेटफॉर्म बनाने की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म नहीं, इट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ अबाउट नॉलेज, अबाउट स्किल्स, अबाउट नो हाउ ऑन गुड प्रैक्टिसेस। कोई स्टेट अगर कुछ अच्छा प्रैक्टिस अपना कर रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है, तो दूसरे स्टेट्स भी इसके बारे में वहाँ से सीखें। तो इस तरह से एक रिपोजिटरी हो सकता है, एक स्टोर हाउस हो सकता है बेस्ट प्रैक्टिसेस का, जो स्टेट्स में हो सकता है, और इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे कंट्रीज़ दुनिया में हैं
जो इसको एक गुड गवर्नेंस का मॉडल के रूप में देख रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ में ये इस तरह के काउंसिल्स हैं। एक राइटर है वेणुगोपाल, 2007 में इन्होंने कहा था, इन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा था कि इसको एक्टिवेट करने की और रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। इनका मानना था कि 3 कारणों से ISC पे फोकस, एक्टिवेशन पे फोकस होना चाहिए। नंबर 1, economic reasons are very important. Specifically, the fiscal policy of states have been widely misaligned. जो अलग अलग राज्यों के अपनी वित्तीय नीति है वो बहुत अलग अलग तरीके से जाता है। ये एक समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में हो सकता है, देखा जा सकता है, जो अलग अलग राज्यों की वित्तीय नीतियों को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से समन्वय कर सकता है। द्वितीय बात जो इन्होंने कही थी, द्वितीय कारण जिस वजह से इसको इसको एक्टिवेट करने की अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है, वो ये है कि एक समय आज है जो ग्लोबलाइजेशन का समय है, और हम सिर्फ कंट्रीज़ के बीच में ही इंटरडिपेंडेंस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, स्टेट्स के बीच में भी, स्टेट्स की इकोनॉमीज़ के बीच में भी इंटरडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस कारण बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात इन्होंने बोला था कि देयर आर इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नलिटीज़ इन पॉलिसी मेकिंग इम्प्लाइंग that when states act independently and in their own self-interest, policy changes may not be carried to the degree necessary to maximize the collective welfare of all the states. जैसे कि हमने अभी बात किया कि बहुत सारे और कंट्रीज़ भी हैं जो इस तरह की परिषद अपना बनाए हैं, जैसे अमेरिका है। अमेरिका ने इसको एक गुड गवर्नेंस की एक मीडियम की तरह वो देखता है। अमेरिका में इसको नेशनल गवर्नेंस एसोसिएशन की तरह एक परिषद इस तरह का है, NGA, जहाँ पे 50 जो उसके स्टेट्स है उनकी गवर्नेंस एक साथ मिलते हैं, कलेक्टिव वॉइस करके बात करते हैं, और जो अपनी यूनियन गवर्नमेंट जो उनका फेडरल गवर्नमेंट है उसके साथ वो डिस्कशन डिबेट करते हैं, अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर अब चर्चा करते हैं। और वो सिर्फ 50 स्टेट्स नहीं, उनकी और 3 टेरिटोरीज़ और 2 कॉमनवेल्थ के लोग भी उनके बैठते हैं वहाँ पे। हम अगर सबको नहीं बिठाना चाहे तब भी हम अपनी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स उनको बिठा के इस बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे अमेरिका में 2011 में जो मीटिंग हुई थी उसमें हायर एजुकेशन को किस तरह से पूरी अमेरिका के लिए एक इकोनॉमिक ग्रोथ का तरीका बनाया जा सके, इस बारे में डिस्कशन हुआ था। उसी तरह से नाइजीरिया में नाइजीरिया गवर्नेंस फोरम, गवर्नर्स फोरम NGA करके ये जाना जाता है, और इसमें 36 इलेक्टेड गवर्नर्स जो हैं उनकी फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया वो लोग मिलते हैं। 2011 में यहाँ पे उन्होंने पोलियो इरेडिकेशन की जो अपनी पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसमें बहुत ज़ोर शोर से अपना कैंपेन चलाया इम्यूनाइजेशन के लिए, और उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट भी हुआ। ऑस्ट्रेलिया में ये काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट COAG करके जाना जाता है, और वहाँ उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके स्टेट प्रीमियर्स, टेरिटरी चीफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट जो हैं ऑस्ट्रेलियन लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशन के, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इन्होंने भी, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने भी, ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं सारे लीडर्स हैं, वो सब मिलके ये COAG काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स जो है उसको इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक बहुत बढ़िया मीडियम बनाया। तो इस तरह से ये हम जब फेडरलिज्म इन इंडिया पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की मीडियम्स भी हैं जिनका यूज़ हम बहुत बेहतर तरीके से और कर सकते हैं, वो हमारे सामने है, हमारे पास है, अवेलेबल है। तो हमारे लीडर्स को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो
तो इसके साथ हम फेडरलिज्म इन इंडिया के 3 चैप्टर्स जो हैं उसको समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये काम आएंगे, बेनिफिशियल होंगे। धन्यवाद।